जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जय हो स्टडी वन डे एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि 30 सितंबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डिमांड था कि बिहार को लेकर भी कुछ उनके स्पेसिफिक वीडियोस बनाए जाएं। तो ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज़ कंटिन्यू है वो अभी तक जो चल रही है वो चलती रहेगी। सिर्फ बीच बीच में ये जो बिहार का एग्ज़ाम आने वाला है बीपीएससी का, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ वीडियोस बिहार के नज़रिए से, बिहार जीके और जो बिहार करंट अफेयर्स पे जो वीडियोस बन सकते हैं वो आते रहेंगे बीच में। और हमारी ज्योग्राफी जैसी चल रही है वो भी चलती रहेगी। तो आज जो आप ये बोर्ड पे देख रहे हैं, ये बिहार जीके का मैंने कई सारे पॉइंट्स और उनके ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों को यहाँ पे रखने की कोशिश की है। तो इस तरीके के कुछ वीडियोस आएंगे जिसमें आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट वगैरह कवर हो जाएगा। अब देखिए, इन्फॉर्मेशन के लिहाज से अगर इसको बताया जाए तो बहुत बल्क लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं या आए हुए हैं तो उनको ध्यान में रख के अगर हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस मैप को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि देखने में ज़्यादा लग रहा है बट है नहीं इतना। जैसे जैसे आप चीज़ों को समझेंगे ईजी लगेगा। तो क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं उनको ध्यान में रख के चलिए शुरू करते हैं बिहार जीके के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले हमें ध्यान कहाँ देना है? हमें ध्यान देना है गंगा जी के ऊपर वाले हिस्से को, जिसे हम मिथिला का हिस्सा बोलते हैं बिहार में। ये आप देख रहे हैं, इसे मिथिला वाला हिस्सा बोल देते हैं। और गंगा जी के नीचे का जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, इसे हम मगध वाला हिस्सा बोल देते हैं। तो नदियों का हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। आप नदी का वीडियो देखिएगा, जो हम लोग देख चुके थे उसको। जो लोग नहीं देखे आप प्लीज़ एक बार उसे देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने ये गंगा जी के ऊपर जो भी नदियाँ नेपाल साइड से आ रही हैं और गंगा जी को ज्वाइन कर रही हैं, या उत्तर साइड से जो भी नदी आ रही है, वो सभी नदियों को हमने उस वीडियो में कवर किया हुआ है। ठीक है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और बाकी जो इस क्षेत्र से दक्षिण से आके गंगा जी को जो नदियाँ ज्वाइन करती हैं, वो नदियों के बारे में हम बाद में देख लेंगे। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये पूछ सकता है कि कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल से टच करते हैं। ठीक है, तो बिहार के ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो नेपाल से टच करते हैं? सबसे पहले है पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण, उसके बाद है आपका पूरब चंपारण, उसके बाद है आपका सीतामढ़ी, उसके बाद है मधुबनी, उसके बाद है सुपौल, 5 हो गए। उसके बाद है कि अररिया 6, और 7वां हो गया किशनगंज। तो कुल मिला के 7 ऐसे ज़िले हैं जो बिहार के 7 ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल से टच करते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अगर आपसे बोल दे कितने ज़िले टच करते हैं, 6, 8, 7, 11, तो भी आप आंसर टिक कर लेंगे कि 7 है। कौन कौन से ज़िले नहीं टच करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि अब 2 ऑप्शन पिछली बार बीपीएससी ने बना दिया था, एक मोर देन वन, एक से अधिक, और एक में बोला था कि कोई भी नहीं। तो पहले तो ये दोनों एक ही ऑप्शन में हुआ करते थे, लेकिन अब इन्हें भी 2 ऑप्शन में तोड़ दिया है बीपीएससी ने। तो आपको ये पता होना चाहिए, अब मतलब इन्फॉर्मेशन जो आपका नॉलेज होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट या एक्यूरेट नॉलेज नहीं होगा तो आप ये दोनों ऑप्शन को कवर नहीं कर पाएंगे। तो 7 ऐसे ज़िले हैं बिहार के जो नेपाल को टच करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं पश्चिम चंपारण से। पश्चिम चंपारण बहुत ही खास ज़िले में से एक है बिहार के। क्यों? सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा ज़िला बिहार का कौन सा है? पश्चिम चंपारण। तो एक आपका ये पॉइंट कवर हो गया। दूसरी चीज़, बिहार का एकमात्र ऐसा ज़िला है पश्चिम चंपारण जहाँ पर हिमालय की पहाड़ी वहाँ से गुजरती है। बाकी जगह आप देखेंगे ये तराई वाला रीजन है। आपको पता है कि जैसे ये हमारे हिमालय का सबसे बाहरी वाला जो रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला है, उसे हम शिवालिक का नाम देते हैं। शिवालिक के बगल से जो प्लेन एरिया जो आप देखेंगे, देखिए पहाड़ के बाद तुरंत आपको एक ज़बरदस्त उर्वरक मिट्टी तो दिखेगी नहीं, फर्टाइल लैंड या फर्टाइल प्लेन तो दिखेगा नहीं, फर्टाइल सॉइल दिखेगा नहीं कि एकदम गए और खेती करना शुरू कर दिए। पहाड़ के बगल में थोड़ा सा सूखापन और पत्थर टाइप के, आपको पथरीले टाइप की मिट्टी भी देखने को मिलेंगे। तो उसे हम क्या बोलते हैं? भाबर वाला प्लेन कहते हैं। भाबर, जहाँ पे नदियाँ ऐसे उतरती तो हैं पहाड़ों से, लेकिन वो दिखती नहीं है क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों के बीच में वो कहीं छिपी हुई मिलती हैं, और पत्थरों को काटना तोड़ना इतना आसान नहीं होता नदी के लिए। उसके बाद जब आगे बढ़ती हैं तो जो आपको एकदम खेती के लिए उपयोगी, एकदम योग्य भूमि मिलती है, उसे हम क्या नाम देते हैं? तराई रीजन बोलते हैं। तो बिहार का ये पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये तराई वाला हिस्सा है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं पश्चिम चंपारण में शिवालिक की पहाड़ी यहाँ से गुजर रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी सबसे पश्चिम में सहारनपुर में, केवल आपकी यहाँ पे सहारनपुर में
शिवालिक की पहाड़ी टच करती है। उसी तरीके से बिहार में भी सबसे जो पश्चिम साइड है जिला, क्या नाम है इसका, ये आप देख रहे हैं ऊपर पश्चिम चंपारण, यहाँ पे भी टच करती है क्या, शिवालिक। अच्छा, अब पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा जिला हो गया, ठीक है, पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पर एक अपने आप में पहाड़ की जो श्रृंखला मैंने आपको बताया शिवालिक है, वो है सोमेश्वर रेंज, सोमेश्वर पर्वतमाला। तो सोमेश्वर की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, इसमें सबसे ऊंची चोटी जो है उसको कहते हैं सोमेश्वर फोर्ट, ठीक है, सोमेश्वर किला, सोमेश्वर फोर्ट सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर की पर्वतमाला की, सोमेश्वर रेंज की। और यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का क्या नाम है, उस नदी का नाम है बूढ़ी गंडक। देखिए गंडक तो हमें पता है कि नेपाल से होते हुए आपकी पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण में प्रवेश करती है, एंटर करती है, और वो धीरे धीरे बढ़ते 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 आके फिर गंगा जी में आके मिलती है। तो यहाँ पे जब आपकी गंडक आती है नेपाल से, तो वो आपके पश्चिम चंपारण में यहाँ एक बाघ अभयारण्य है, टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि बाघ अभयारण्य। वहाँ से होते हुए ये गंडक आती है, ठीक है। अब ये जो गंडक आ रही है ना, इसी के ही बगल में आप देख रहे हैं, पश्चिम चंपारण में आपका ये वाल्मीकि हो गया, और यहीं पे बगल में सोमेश्वर रेंज है, सोमेश्वर पर्वतमाला है, जहाँ से बूढ़ी गंडक निकल रही है। तो गंडक और बूढ़ी गंडक दोनों ही नदियाँ आपकी पश्चिम चंपारण से होते हुए आ रही हैं। ओके, तो आपके 2-3 पॉइंट यहीं से कवर हो गया। सोमेश्वर फोर्ट, सोमेश्वर रेंज कहाँ पर है, पश्चिम चंपारण में। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सोमेश्वर फोर्ट है। कौन सी नदी यहाँ से निकल रही है, सोमेश्वर की पहाड़ी से या सोमेश्वर पर्वतमाला से, वो है बूढ़ी गंडक। क्या पश्चिम चंपारण में सिर्फ बूढ़ी गंडक बह रही है मुख्य नदी में से? नहीं, एक और मुख्य नदी बहते हुए आ रही है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है आपका गंडक, जो कि नेपाल से होते हुए आती है, ठीक है, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं, ये है पूरब चंपारण, ठीक है, पूरब चंपारण, ईस्ट चंपारण आपका टच करता है नेपाल से। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप और पूरब में जब बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए सुपौल है। सुपौल में जो आपकी कोसी नदी है, कोसी नदी आपकी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो उसका आंसर हो जाएगा सुपौल। और कोसी नदी को हम बिहार का क्या बोलते हैं, बिहार की शोक नदी है, सौरो ऑफ बिहार, कोसी नदी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाढ़ लेके आती है। और कोसी आपकी बहते हुए कटिहार जिले में, यहाँ कटिहार जिला आपका पड़ता है, कटिहार जिले में एक जगह है, उसका नाम क्या है, कुरसेला, कुरसेला एक जगह है कटिहार में, वहाँ पर आपका कोसी नदी आके गंगा जी में मिलती है। अब और आप जब पूरब में जाएंगे तो सुपौल के बाद आप एक और जिला देखेंगे, किशनगंज। ये सबसे आप देखेंगे ना, उत्तर पूरब में ये जिला है किशनगंज। किशनगंज के साथ बात ये है कि किशनगंज में आपकी महानंदा नदी प्रवेश करती है, ठीक है। और महानंदा नदी कहाँ से निकली हुई है, महानंदा नदी यहाँ पे पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग से निकली हुई है, ठीक है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से किशनगंगा निकली, महानंदा निकली हुई है, और महानंदा दार्जिलिंग के बहन होते हुए फिर ये किशनगंज जो कि बिहार में है, वहाँ पे ये प्रवेश करती है। तो 2 जिले आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, कौन कौन से, सुपौल और किशनगंज। सुपौल क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि कोसी नदी वहाँ से प्रवेश कर रही है। कोसी नदी को हम क्या बोलते हैं, सौरो ऑफ बिहार, बिहार की शोक नदी। ठीक उसी तरीके से जैसे दामोदर झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू से होते हुए निकलती है, छोटा नागपुर पठार से, और वो बिहार में जब जाती है तो वो भी उसी तरीके से एक भयानक रूप ले लेती है। तो उसे वहाँ पे क्या बोलते हैं, सौरो ऑफ बंगाल, वो बंगाल की शोक नदी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो प्लेन एरिया में, बंगाल उसको प्लेन एरिया पड़ जाता है, तो वहाँ की मिट्टी को कटान करना बहुत आसान हो जाता है नदी के लिए। पठार है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है आपका, छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू को काटना दामोदर की बस की बात नहीं है। तो इसीलिए उसका नाम दामोदर को कहते हैं सौरो ऑफ बंगाल, और कोसी नदी को कहते हैं सौरो ऑफ बिहार। अब उसके बाद देखिए किशनगंज भी आपका कवर हो गया। अब अभी गंगा जी के ऊपर आप एक और महत्वपूर्ण जिले को देखेंगे, बेगूसराय। बेगूसराय से भी रिलेटेड आपको बिहार के पेपर में हमेशा क्वेश्चन मिलता है। एक तो आपको यहाँ पर देखिए, मैंने ये पॉइंट बनाया है, ये देखिए, ये बरौनी आपका बेगूसराय में पड़ता है। जब कभी आप पटना के आगे जाते हैं, मान लीजिए कटिहार साइड जाते हैं, पूर्णिया जाते हैं, तो कटिहार होके आपको जाना होता है, तो यहाँ कहीं मान लीजिए आपका पटना है, तो पटना से होके जब आप जाते हैं तो यही बेगूसराय बीच में पड़ता है। और बेगूसराय ज़िले में आपका बरौनी पड़ता है, और बरौनी रिफाइनरी के लिए फेमस है, ठीक है। तो अगर आपसे बोले कि बिहार में कहाँ पे रिफाइनरी है, तो बरौनी में, और बरौनी किस ज़िले में पड़ता है, बेगूसराय में। तो एक पॉइंट आपका ये कवर हो गया। उसके बाद आप देखिए बेगूसराय में आपको ये बहुत फेमस ये झील है, क्या नाम है, कवर झील या कंवर झील।
कंवर झील भी बोल सकते हैं, और ये कंवर झील बर्ड सेंचुरी है। बर्ड सेंचुरी का क्या मतलब हो गया? पक्षी अभयारण्य, ठीक है। तो कंवर या कबर, कंवर झील या कबर झील बर्ड सेंचुरी या पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, किस जिले में पाया जाता है? तो ये आपका बेगूसराय जिले में पाया जाता है। तो अगर आपको मैच द कॉलम में 4 आपके बर्ड सेंचुरी, जैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या बाघ अभयारण्य लिख दिया, तो ये आप तुरंत कर लेंगे टिक कि अच्छा चलो ये तो पश्चिम चंपारण है। और अगर कंवर झील बोल दिया तो बेगूसराय है। तो 2-3 आपने मैच द कॉलम में निकाल दिया ऑप्शन, तो आप आराम से सही कर लेंगे। अब उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे मुंगेर हमारा पड़ता है, ठीक है। अब देखिए बेगूसराय के लिए एक अच्छी बात क्या है, मतलब एक अलग चीज़ क्या है कि इसका नाम बेगूसराय कैसे पड़ा। तो यहाँ जो भागलपुर है, भागलपुर की एक बेगम हुआ करती थी, वो यहाँ पर एक घाट है गंगा जी पे। अगर आप उस घाट के बारे में पता कर सकें तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जानना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक फैक्ट की तरह है। तो वहाँ पर एक घाट हुआ करता था बेगूसराय में, वो उनके सराय के लिए इस्तेमाल करती थी। सराय जैसे ठहरने का, रुकने का स्थान होता है जहाँ पे, तो ये उनकी बेगम के लिए सराय का स्थान था। और आप ध्यान दीजिएगा वो सितवारिया घाट है या कौन सी घाट है, ज़रूर एक बार देखिएगा कमेंट सेक्शन में। तो जब वो यहाँ पर आती थी तो बेगम आती थी, अपने सराय की तरह इस्तेमाल करती थी, तो इसलिए उसका नाम बेगम सराय, ऐसे होते हुए बेगूसराय नाम पड़ गया। अब बेगूसराय की एक और ख़ास बात क्या है कि ये एक जन्म स्थली है भारत के महान हिंदी कवि की, और उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी का ये जन्म स्थली भी है। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि इनकी जन्म स्थली तो मुंगेर है। देखिए उस समय जब इनका जन्म हुआ था तो ये बेगूसराय मुंगेर का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में बेगूसराय मुंगेर से अलग हो गया। अब अलग होने की वजह से आज के डेट के हिसाब से जब क्वेश्चन बन रहा है तो आपको आज के हिसाब से नॉलेज रखना होगा। तो उस हिसाब से अगर ऑप्शन टिक करने को आया कि रामधारी सिंह दिनकर जी किस जिले में पैदा हुए थे, उनका जन्म स्थली कौन सा जिले है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेगूसराय, ठीक है। ये मुंगेर मत टिक करिएगा, बेगूसराय टिक करिएगा। अब उसके बाद एक और जिला पड़ता है गंगा जी किनारे, मुंगेर। मुंगेर में आपका ये बहुत फेमस भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य है, मतलब भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कहाँ पे है? मुंगेर में। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन आपका ऐसे ही मैच द कॉलम में बन गया। वाल्मीकि बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण। कंवर झील या कबर झील बर्ड सेंचुरी या पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? बेगूसराय में है। और उसके बाद से बोल दिया कि भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? मुंगेर में है। तो 3 तो आपके इसी तरीके से कवर हो जाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद हम कहाँ चलते हैं? क्या इसमें कुछ और हमारा रहता है? नहीं, ये हमारा कवर हो गया। चलिए अब गंगा जी के नीचे मगध वाले हिस्से में चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? ये अरवल जिला आप देख रहे हैं, ठीक है। अरवल से पहले एक चीज़ और देख लीजिए, ये देखिए शिवहर एक जिला है, ये आपका पश्चिम चंपारण के बाद पूरब चंपारण, सीतामढ़ी, इनको टच करता हुआ एक छोटा सा जिला है शिवहर। शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कौन सा है? शिवहर, ठीक है। अब शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ अरवल है, अरवल जिला यहाँ पे पड़ेगा। अरवल जिला बिल्कुल एकदम इस तरीके से बीच में है, ये इधर भी टच कर रहा है, थोड़ा सा आरा को, गया को, जहानाबाद को, मतलब इसका आप लोकेशन देखिएगा, ये बहुत सारे जिलों को टच करता है। रोहतास को भी टच कर लिया, सबको, सबके बीचों बीच एक जिला निकल कर आया अरवल। अरवल में दूसरा सबसे कम जंगल है, दूसरा सबसे कम जंगल अरवल में मिलता है, अरवल में मौजूद है। तो सबसे कम जंगल कौन से जिले में मौजूद है? सबसे कम जंगल आपका शेखपुरा में मौजूद है। कितना? 125 किलोमीटर भी 1.25 किलोमीटर स्क्वायर भी नहीं है, इतना छोटा जंगल है जो उनकी डेफिनेशन के हिसाब से है। आपको पता है फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2021 वाली, लेटेस्ट वाली। अब 23 में होगा एक और, तो 23 की रिपोर्ट 24 तक आएगी अगले साल। तो अभी तक जो 21 की रिपोर्ट है उसके हिसाब से सबसे कम जंगल शेखपुरा में है। शेखपुरा आपका यहाँ पड़ता है, ठीक है। अब सबसे कम जंगल यहाँ पर है, और सबसे कम जंगल अगर प्रतिशत में पूछे कि जिले के हिसाब से उस जिले में, उस जिले के परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम जंगल कहाँ पर है, कि मतलब ऐसा हो सकता है कि 500 स्क्वायर किलोमीटर किसी जगह पर मान लीजिए कि जंगल है, ठीक है, तो 500 स्क्वायर किलोमीटर और कहीं होगा ही नहीं, तो यानी कि सबसे अधिक जंगल कहाँ पर है? उसी जिले में होगा। अब कुछ जिले बड़े हैं, कुछ जिले छोटे हैं, तो हो सकता है कि कुछ जिलों में 100 ही स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जंगल हो, लेकिन वो उस जिले के 70% एरिया में होंगे।
तो ये क्वेश्चन अलग बन जाएगा कि कौन से जिले के प्रतिशत, अपने जिले के एरिया के हिसाब से सबसे अधिक प्रतिशत जंगल है। तो एक आपसे पूछ देगा कि सबसे अधिक जंगल किस जिले में है, तो दोनों में फ़र्क आ गया, एक में एरिया एक में परसेंटेज लेना है। तो शेखपुरा दोनों में कम है। अगर आप बोलेंगे कि सबसे कम जंगल कहाँ पर है, तो भी शेखपुरा में है। किसी जिले के हिसाब से सबसे कम जंगल कहाँ पर है, वो भी शेखपुरा है। ठीक है, और यही चीज़ उल्टा आपको देखने को मिलेगा यहाँ कैमूर में। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का आपका कौन सा हिस्सा है, ये उत्तर प्रदेश का आपका सोनभद्र हिस्सा है। सोनभद्र है। सोनभद्र के बाद एक चीज़ और, सोनभद्र का जो हिस्सा है वो आपका, अगर आप देखेंगे या झारखंड को देखेंगे तो ये आपका कैमूर नहीं टच करता है। याद रखिएगा, कैमूर के बगल से ये रोहतास यहाँ पड़ता है, लेकिन रोहतास बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ चला जाता है, तो ये टच करता है झारखंड को, ये नहीं टच करता है आपका कैमूर। तो ये मत मार दीजिएगा कि झारखंड को कैमूर टच कर रहा है, रोहतास टच करता है। ठीक है, तो कैमूर जिला मैंने यहाँ बना दिया। अब कैमूर में आप देखिए सबसे अधिक जंगल है, कितना, 1051 किलोमीटर स्क्वायर में है। मतलब अगर 100 किलोमीटर, मान लीजिए 100 किलोमीटर एक तरफ लंबाई हो गई और 10 किलोमीटर एक तरफ चौड़ाई होगी, तो 1000 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। तो काफ़ी बड़ा हिस्सा जंगल का कैमूर में मौजूद है। तो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है, कैमूर में है। ठीक है, कैमूर के बाद आपका कौन सा जिला पड़ता है, रोहतास। तो रोहतास में तीसरा सबसे अधिक जंगल कहाँ पर है, रोहतास में। पहले नंबर पे कहाँ पर है, कैमूर में, और तीसरा सबसे अधिक कहाँ पर है, रोहतास में। और अब हम आगे की तरफ और देखते हैं। हाँ, और दूसरा सबसे अधिक जंगल कहाँ, अच्छा ये तो दूसरा सबसे कम जंगल है। ठीक है, तीसरा सबसे अधिक यहाँ हो गया और पहला सबसे अधिक हो गया। दूसरा वाला कहाँ पर पड़ता है ये बताइएगा। पहला अगर कैमूर है, तीसरा अगर सबसे अधिक जंगल रोहतास में है, तो दूसरा सबसे अधिक जंगल कहाँ पर है, इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वरना मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए लिख दूंगा इस बात को। अब हम आगे बढ़ते हैं जमुई ज़िले में। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये झारखंड आपका साथ में चल रहा है, जमुई के बाद ये बांका पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से है कि पहले आपका ये कैमूर हो गया, कैमूर के बाद ये आपका रोहतास हो गया, उसके बाद आपका औरंगाबाद हो गया, औरंगाबाद के बाद जमुई है, ये बांका है। तो ये सब जो आप ज़िले देख रहे हैं ये झारखंड को टच करने वाला है। ठीक है, यहाँ पर 2 आपके पक्षी अभयारण्य हैं, ये आपके 2 बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, एक है आपका नकटी, एक है आपका नगी। तो नगी नकटी पक्षी अभयारण्य, ये हमेशा नाम साथ में भी आते हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूर पर हैं। नगी नकटी पक्षी अभयारण्य, नगी नकटी बर्ड सेंचुरी, तो कौन से ज़िले में पाया जाता है, जमुई। तो आपका एक क्वेश्चन तो मैच द कॉलम ऐसे ही तैयार हो गया। नगी नकटी बोलेगा तो जमुई, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलेगा तो बेगूसराय, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको पता ही है, सबको याद है कि पश्चिम चंपारण। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपसे, हाँ कैमूर, कैमूर के लिए बोले तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो कैमूर में ही मौजूद है। ठीक है, ये भी आपका कवर हो जाएगा। कहीं और कुछ रहता है क्या, नहीं। ठीक है, तो आप पहले ये देख लीजिएगा कि कौन कौन से जिले टच करते हैं नेपाल को। यहाँ पे सोमेश्वर किला सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा इसमें जो पर्वत है सोमेश्वर फोर्ट है। पश्चिम चंपारण के बाद देख लीजिएगा, अच्छा चलिए यहाँ तो लिखा ही है, कमेंट सेक्शन में पूछने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा सबसे अधिक जंगल पश्चिम चंपारण में ही है। पहला कैमूर हो गया, दूसरा पश्चिम चंपारण हो गया, और तीसरा जो है वो आपका रोहतास हो गया। तो 3 ये कवर हो गए आपके। ठीक है, और कंवर झील या कबर झील पक्षी अभयारण्य बोलेगा तो ये आपका बेगूसराय है। और भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य या भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलेगा तो मुंगेर में है। तो 1 2 3 और ये 4 जमुई में, नकटी नगी, ये 2 अलग अलग है, साथ भी लिख दे तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। तो ये एक आपका क्वेश्चन हो गया। कौन कौन से जिले टच करते हैं ये क्वेश्चन हो गया। सबसे छोटा जिला शिवहर हो गया, सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण हो गया। पश्चिम चंपारण को ही आपने कवर कर लिया तो 3-4 क्वेश्चन तो यहीं से निकल जाएंगे। बूढ़ी गंडक इसी सोमेश्वर पर्वतमाला से निकलती है, और गंडक जो है वो इसी आपके वाल्मीकि बाग अभयारण्य या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से होते हुए गुजरती है। उसके बाद आपका ये लगभग ये बरौनी आपका रिफाइनरी है यहाँ पे बेगूसराय में। महानंदा आपकी किशनगंज में एंट्री करती है, दार्जिलिंग से निकलती है। कोसी आपका सुपौल में एंटर करती है बिहार में, और कोसी को सौरो ऑफ बिहार या फिर बिहार का शोक नदी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला इस तरीके का मैंने कुछ फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश किया है।
3-4 वीडियोस और कम से कम देख लेंगे बिहार में तो और भी कवर हो जाएगा। एक मेरी कोशिश रहेगी कि मैप बना के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो मैप के थ्रू आप लोगों को बता दिया जाए, तो उससे चीज़ें याद रहेंगी, जब वो एग्ज़ाम में आएगा तो आप अच्छा स्ट्राइक करेंगे उस पर। तो ये हम लोगों की कुल मिलाकर आज की पहली वीडियो है, ठीक है। तो आगे भी 2-3 वीडियोस, अभी 4 वीडियोस कंटिन्यू रहेगा बिहार का, फिर हम अपनी ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।